हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 का जो राजनीति विज्ञान विषय है उसकी एक पुस्तक है स्वतंत्र भारत में राजनीति। उसका अध्याय है जन आंदोलनों का उदय। इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, छोटे प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें से आएंगे। तो उसका ये वीडियो है, आप ध्यान से अच्छी तरह से देखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी PDF फाइल जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कल तक डाल दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ अन्य पाठों के वीडियो भी है, मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनका लिंक आप देख सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी उत्तराखंड राज्य से। अगला प्रश्न है, निम्न में से ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध था, वो था आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न है, दलित पैंथर्स मूवमेंट यह कहाँ प्रारंभ हुआ? तो दलित पैंथर्स मूवमेंट प्रारंभ हुआ महाराष्ट्र से। सूचना अधिकार अधिनियम राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी है वो कब दी? तो इसको मंजूरी दी 2005 में। अगला प्रश्न है, मत्स्य आखेट किसका विषय है? तो वो है राज्य सूची का। जन आंदोलन क्या है? तो ऐसे आंदोलन जो दलगत राजनीति से दूर जन सामान्य के हित में चलाए जाते हैं। तो जन आंदोलन, नाम से ही पता है जन आंदोलन है, तो जन सामान्य के हित में चलाने वाले आंदोलन है। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में मौजूदा उत्तराखंड के 2 से 3 गांवों से हुई थी। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन में लोगों ने विरोध जताने की कौन सी नई तरकीब अपनाई? तो लोगों ने पेड़ों को अपनी बाहों में घेर लिया ताकि उन्हें कटने से बचाया जा सके। अगला है, कौन सा आंदोलन देश के विभिन्न भागों में उठे अनेक आंदोलनों का प्रतीक बना? तो वो है चिपको आंदोलन। 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में कौन से स्वतंत्र सामाजिक आंदोलनों का उदय हुआ? जाति प्रथा विरोधी आंदोलन, किसान सभा आंदोलन और मजदूर संगठनों के आंदोलन। नेक्स्ट है, मार्क्सवादी लेनिन समूह को किस नाम से जाना गया? तो वो है नक्सलवादी समूह से। देश ने आज़ादी के बाद कौन सा मॉडल अपनाया था? नियोजित विकास का मॉडल अपनाया था। नियोजित विकास का मॉडल अपनाने के क्या लक्ष्य थे? एक तो आर्थिक विकास हो, आर्थिक समृद्धि और आय का समतापूर्वक बंटवारा हो। स्वयंसेवी संगठनों को वर्तमान में धनराशि कहाँ से प्राप्त होती है? तो उनको प्राप्त होती है विदेशों से। नामदेव ढसाल किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? वो थे मराठी भाषा के। और उन्होंने कहा था, अंधेरे की पदयात्रा और सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर किसकी ओर निर्देश किया है? यह किसकी ओर संकेत किया है? तो अंधेरे की पदयात्रा से दलित समुदाय की ओर। और सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट है, दलित पैंथर्स की प्रमुख मांगे क्या थी? वो आरक्षण के कानून और सामाजिक न्याय की नीतियों का कारगर क्रियान्वयन करना। ये दलित पैंथर्स की प्रमुख मांगे थी। उनका विरोधात्मक एजेंडा क्या था? एक तो जाति प्रथा है उसको समाप्त करना, भूमिहीन, गरीब किसान, शहरी मजदूर और दलित वर्ग, इनके लिए सभी वंचित वर्गों का एक संगठन खड़ा करना था। दलितों पर हो रहे अत्याचार को रोकने से संबंधित कानून कब अपनाया गया? तो वो कानून अपनाया गया 1989 में, 1989 में। तो दलित पैंथर्स की अवनति से उत्पन्न रिक्त स्थान की पूर्ति किस संगठन ने की? बामसेफ ने। बामसेफ का अर्थ क्या होता है? बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन। अगला है, BKU का अर्थ क्या है? BKU भारतीय किसान यूनियन, यह है BKU। हरित क्रांति की नीति के कारण 1960 के दशक के अंतिम सालों में किन राज्यों के किसानों को फायदा होना शुरू हो गया था? तो वह हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अगला है, हरित क्रांति के बाद कौन सी 2 प्रमुख नकदी फसलें थी? गेहूं और गन्ना। BKU के अध्यक्ष कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। ये अच्छा प्रश्न नहीं है क्योंकि ये तो चेंज होते रहते हैं। एक अच्छा प्रश्न ये है, शेतकारी संगठन किस राज्य से संबंधित है? वो है महाराष्ट्र से संबंधित। शेतकारी संगठन ने 1980 के किसान आंदोलन के बारे में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि किसानों के आंदोलन को इंडिया की ताकत यानी औद्योगिक क्षेत्र के खिलाफ भारत यानी ग्रामीण क्षेत्र का संग्राम है, उन्होंने करार दिया। BKU ने जातिगत समुदायों को आर्थिक मसले पर एकजुट करने के लिए किस परंपरागत संस्था का उपयोग किया था? तो वो है जाति पंचायत की परंपरागत संस्था का उपयोग किया था। अच्छा, अगला प्रश्न है, कर्नाटक और महाराष्ट्र के किसान संगठनों के नाम बताइए। तो कर्नाटक का तो रैयत संघ और महाराष्ट्र का शेतकारी संगठन। सरकार ने मछली मारने के लिए किन प्रौद्योगिकियों के उपयोग की अनुमति दी? मशीनीकृत मत्स्य आखेट और बॉटम ट्राउलिंग। अगला प्रश्न है, मछुआरों ने
जो है वो कौन सा राष्ट्रीय मंच बनाया था 1980 में? NFF, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए। ग्रामीण आंध्र प्रदेश की, ये पहले तो ये पूछा जा सकता है कहाँ का था, तो ये आंध्र प्रदेश में था। और ग्रामीण महिलाओं ने, आंध्र प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं ने शराब के खिलाफ लड़ाई छेड़ी थी। तो यह लड़ाई शराब माफिया और सरकार दोनों के खिलाफ थी। इस आंदोलन को ताड़ी विरोधी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसका नारा क्या था? ताड़ी की बिक्री बंद करो, यानी शराब की बिक्री बंद करो। कौन से संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया गया? तो वह 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। सरदार सरोवर परियोजना को कब और कहां प्रारंभ किया गया? तो 1980 के दशक में प्रारंभ में सरदार सरोवर योजना को नर्मदा घाटी में प्रारंभ किया गया था। नर्मदा नदी पर गुजरात और मध्य प्रदेश में किन बहुउद्देशीय योजनाओं का निर्धारण किया गया? तो एक तो गुजरात में सरदार सरोवर और मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर, इन दोनों परियोजनाओं का विरोध भी हुआ था। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था, वो मध्य प्रदेश की नर्मदा सागर परियोजना पर था, तो उसका प्रमुख नेता कौन था? तो मेघा पाटकर। नर्मदा घाटी जो थी, उसके बांधों के निर्माण से कितने गांवों के डूब जाने से और कितने लोगों के पुनर्वास का मुद्दा उठाया था? 245 गांव डूबने पर लगभग 2.5 लाख लोगों के पुनर्वास का मुद्दा है, वो इस आंदोलन में उठाया गया था। MKSS क्या है? तो मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS है। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? तो ये सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत 1990 में राजस्थान की भीम तहसील से हुई थी। चिपको आंदोलन का जन्म किन कारणों से हुआ? तो उत्तराखंड में आपको पता होगा, वन विभाग ने, कुछ गांव वालों ने वन विभाग को कहा कि भाई खेती बाड़ी के औजार बनाने के लिए उन्हें अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति दी जाए, अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति दी जाए, लेकिन वन विभाग ने इनकार कर दिया। और वन विभाग ने खेल सामग्री के जो बनाने वाली जो कंपनी थी, एक विनिर्माता को, उनको ज़मीन का एक टुकड़ा दे दिया व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए। अब इससे गांव वालों में रोष पैदा हो गया, तो सरकार के इस कदम का कड़ा विरोध किया गया और गांव वाले ने पेड़ों को अपनी बाहों में घेर लिया ताकि उन्हें कटने से बचाया जा सके। इसी को ये चिपको आंदोलन के नाम से जाना गया। तो इसकी मुख्य मांग क्या थी कि जंगल की कटाई का कोई भी ठेका बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए और स्थानीय लोग हैं वही इसका जल, जंगल और ज़मीन, इन प्राकृतिक साधनों का उपयोग करें। अगला है, दलित पैंथर्स ने किन वजहों से जन कार्रवाई का रास्ता अपनाया? एक तो दलित हितों की दावेदारी, एक जातिगत आधारित असमानता होने के कारण और भौतिक साधनों के मामले में उनके साथ अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ, एक आरक्षण के कानून और सामाजिक न्याय जैसी नीतियां उनको कारगर रूप से क्रियान्वित नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने जन कार्रवाई का रास्ता अपनाया। एक छुआछूत की प्रथा थी, उनको दूर करने के लिए दलित पैंथर्स का उदय हुआ। अगला है, भारतीय किसान यूनियन के उदय के 2 कारण बताइए। तो 1988 में मेरठ में 20,000 किसान जो है एकत्र हुए, बिजली की दरों में जब बढ़ोतरी हुई उसका विरोध कर रहे थे, है ना। तो उसके बाद में जब इन्होंने 3 सप्ताह तक जिला कार्यालय पर धरना दिया तो इनकी मांगें मान ली गई। किसानों का धरना एकदम अनुशासित धरना था और उन्हें निरंतर आसपास के गांवों से राशन पानी है वो लगातार मिलता रहा, तो ये एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना गया था। और धरने पर बैठे किसान भारतीय किसान यूनियन के सदस्य थे। BKU पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों का एक प्रकार का संगठन है। अगला है, भारतीय किसान यूनियन की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। तो एक तो है अपनी मांगें मनवाने के लिए क्या है, रैली, धरना, प्रदर्शन, जेल भरो आंदोलन है, इनका सहारा लेते हैं। एक जातिगत समुदाय को आर्थिक मसलों पर एकजुट करने के लिए जाति पंचायत जैसी परंपरागत संस्थाओं का इन्होंने उपयोग किया। भारतीय किसान यूनियन की प्रमुख मांगें क्या थी? एक तो ये इनकी मांगे थी गेहूं और गन्ना, इनके सरकारी जो फसल का मूल्य है, सरकारी खरीद मूल्य, उसमें बढ़ोतरी करने, कृषि उत्पादों के अंतर राज्य आवाजाही पर पाबंदी हटाने, समुचित दर पर गारंटीशुदा बिजली आपूर्ति, किसानों के बकाया कर्ज है वो माफ़ करने के लिए, किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान करने के लिए इन्होंने मांग की। ताड़ी विरोधी आंदोलन महिला आंदोलन का हिस्सा कैसे बना? तो आपको अभी बताया था 1992 की बात है और आंध्र प्रदेश जो राज्य था उसमें महिलाओं ने ताड़ी का मतलब होता है शराब, उस शराब के विरुद्ध एक लड़ाई छेड़ी थी। तो ये ताड़ी विरोधी आंदोलन है, ये एक बड़ा जन आंदोलन का रूप ले लिया। अब इसका क्या कारण था? पहला है, ये एक तो महिलाओं का एक स्वस्फूर्त आंदोलन था, आस पड़ोस में शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाने के लिए महिलाएं मांग कर रही थी। दूसरा है, ताड़ी विरोध के साथ साथ जो घरेलू हिंसा महिलाओं के साथ हो रही है, दहेज प्रथा, कार्यस्थल, सार्वजनिक स्थानों पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ भी आंदोलन यह बन गया था, जो कि महिला आंदोलन के मुख्य मुद्दे थे। इन्होंने लैंगिक समानता के सिद्धांत पर आधारित व्यक्तिगत और संपत्ति कानूनों की भी मांग की।
महिलाओं के लिए समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग होने लगी। तो इस प्रकार से ताड़ी आंदोलन एक तरह से महिला आंदोलन का हिस्सा बन गया। अच्छा, इसी प्रकार से बांध समर्थकों का सरदार सरोवर परियोजना के बारे में क्या कहना था? तो नर्मदा नदी जो है उस पर बांध के निर्माण से गुजरात के एक बड़े हिस्से सहित 3 पड़ोसी राज्यों में पीने का पानी, सिंचाई, विद्युत उत्पादन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। इसमें कृषि की वृद्धि भी होगी और बांध बनेगा तो बाढ़ और सूखे पर भी रोक लगेगी। ये उसके लाभ थे। यानी सरदार सरोवर परियोजना है, उसके बांध समर्थक क्या क्या लाभ गिना रहे थे? तो लाभ है पीने का पानी, सिंचाई, बिजली, कृषि उत्पादन बढ़ेगा, बाढ़ पर और सूखे पर रोक, ये उन्होंने लाभ बताए। नर्मदा बचाओ आंदोलन की 2 प्रमुख मांगे क्या क्या थी? एक तो बांध जब बनता है तो उससे लोगों के समस्या हो जाती है, वो प्रभावित लोगों के पुनर्वास की, यानी दोबारा आवास उनके बनाए जाने की मांग ये करता है। और दूसरा ऐसा है कि स्थानीय समुदायों की भागीदारी की मांग भी ये करता है, जैसे जल, जंगल, ज़मीन, इन सब पर स्थानीय लोगों का है नियंत्रण होना चाहिए। अगला है नर्मदा बचाओ के पक्ष में और विपक्ष में 2-2 तर्क दीजिए। देखो, पक्ष में तर्क सबसे पहले तो है, एक तो बांध अगर बनेगा तो 245 गांव डूबने की आशंका और 2.5 लाख लोग हैं वो निर्वासित हो सकते हैं। दूसरा, अगर इस प्रकार की परियोजना होगी तो लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है तो आज पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ेगा और आज लोगों की आजीविका और संस्कृति वो भी है वो कुप्रभावित होगी। अच्छा, इसके बाद में अगला है नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है उसके विपक्ष में क्या तर्क हो सकते हैं? इसका दूसरा पार्ट जो था, तो विपक्ष में ये तर्क हो सकते हैं कि भाई एक तो सबसे अच्छा फ़ायदा है इस नर्मदा बांध बनने का, एक तो पीने का पानी उपलब्ध होगा, एक सिंचाई की उपलब्ध होगी, बिजली उपलब्ध होगी, कृषि उपज में वृद्धि होगी, बाढ़ और सूखे पर रोक लगेगी, तो ये इसके लाभ भी हो गए। अगला है सरदार सरोवर परियोजना क्या है? सरदार सरोवर परियोजना में नर्मदा नदी पर एक बहुउद्देशीय विशाल बांध बनाने का प्रस्ताव है। इसका केंद्र है गुजरात। इस बांध के निर्माण से गुजरात के बड़े भाग में और 3 पड़ोसी राज्यों में पीने के पानी, सिंचाई, बिजली, इन सब की सुविधाएं हैं वो मिल सकेगी। अच्छा, अगला प्रश्न है सरदार सरोवर परियोजना से होने वाले लाभ क्या है? एक तो बाढ़ और सूखे पर नियंत्रण, एक सिंचाई सुविधा, बिजली, कृषि का उपज में बढ़ोतरी, ये सभी। जन आंदोलनों से क्या क्या लाभ हो सकते हैं? एक तो ये लोकतांत्रिक राजनीति की प्रकृति को समझने में मदद करता है। एक विभिन्न समूह और लोगों की मांगों को रोकने का एक अच्छा माध्यम हो सकता है। एक है वो समाज के गहरे तनाव और जनता के क्षोभ को एक सार्थक दिशा प्रदान करता है। इससे लोकतंत्र की रक्षा होती है। ये एक अच्छा पॉइंट इसमें बन सकता है। अच्छा, एक और चौथा पॉइंट हम देख सकते हैं इसमें, जन आंदोलनों ने भारतीय लोकतंत्र के जनाधार को बढ़ाया है। अब जन आंदोलन होते हैं, इनसे हानियाँ क्या क्या होती है? कई बार लोकतंत्र की दिनचर्या को अस्थिर कर देते हैं। आंदोलन हिंसात्मक हो जाता है तो गड़बड़ हो जाती है। रैलियाँ वगैरह करते हैं तो सरकार की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है और निर्णय प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। धन्यवाद।